हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। चलिए कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जिससे कल वाला करंट अफेयर ना भूल जाओ आप लोग। दोस्तों सुजाय लाल थाउसेन जो कि सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं, इनको बीएसएफ के महानिदेशक का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिल चुका है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के पुरुष अंडर 18 का खिताब जीत लिया है मध्य प्रदेश की टीम ने। मध्य प्रदेश ही इस बार होस्ट करने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। ब्राजील के तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं लूला डी साल्वा। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी प्राप्त कर ली है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। और स्पेस एक्स ने अपने 54 और स्टारलिंक उपग्रह को यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है। और अजय कुमार श्रीवास्तव ये इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे। तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब एक बार फिर से मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और 3 बार ऐसे तीनों विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत लिए हैं ये। आरबीआई ने 2023 से 2025 तक के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। इससे पहले वाला उत्कर्ष 2019 से लेकर के 2022 तक के लिए लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। और एलन मस्क दुनिया में $200 बिलियन का नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क जो कि इस टाइम पर दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, ट्विटर के मालिक भी हो चुके हैं। ये तो टॉप 10 के करंट अफेयर थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में क्विकली रिवीजन। आप लोग ऐसे ही डेली 1 मिनट में रिवीजन जरूर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौस्तुभ चटर्जी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? ग्रैंड मास्टर ये क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कौस्तुभ चटर्जी ये भारत के 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यहां पर आप देख पाएंगे ये है कौस्तुभ चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 19 साल इनकी उम्र है और ये बन गए हैं इंडिया के 78वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अब ये ग्रैंड मास्टर होता क्या है? ग्रैंड मास्टर दोस्तों विश्व शतरंज संगठन जो है ना फाइड, इसके द्वारा एक प्रकार की रैंक दी जाती है। एक रैंक दी जाती है ऐसे खिलाड़ियों को जो अपने करियर में कभी ना कभी 2500 से ज्यादा पॉइंट स्कोर कर लिया होता है। ठीक है, 2500 से ज्यादा फाइड रेटिंग अगर स्कोर कर लेता है कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी, तो उसे ग्रैंड मास्टर कहा जाने लगता है। भारत में सबसे पहले ग्रैंड मास्टर हुए विश्वनाथन आनंद। 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे और इन्हीं को चल करके आगे 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, जिसका नाम बदल करके अभी रिसेंटली दोस्तों कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत में खेल का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश और भारतीय मूल के ही अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु मिश्रा ये विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। दुनिया में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर रसिया में है। ठीक है, भारत इस मामले में चौथे स्थान पर है। तो कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आगे, विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? यह बन गया है ओडिशा। तो दोस्तों अगर आपके पास विंटेज वाहन है, अगर आपके पूर्वज या फिर दादा या पिताजी के पास कुछ ऐसे विंटेज व्हीकल्स हैं जिनका आप यूज अब नहीं करते हो ड्यू टू गाइडलाइंस, जैसे कि ये क्योंकि गाड़ियां 50 साल 60 साल पुराने जमाने की थी, तो फिर उस टाइम पर प्रदूषण भी ज्यादा निकाला करती थी, इसलिए रोक दिया गया था। लेकिन अब इस टाइप के भी वाहन अगर आपके पास हैं तो भी आप इसको रन करा सकते हो। उड़ीसा गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट बन गई है भारत सरकार की जिसने इसको अलाउ कर दिया है। अब इसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा VA कैटेगरी में। तो ये 50 साल से पुराने वाहनों को भी उनकी पहली तारीख से विंटेज मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित कर सकेगा। अब बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहां पर है।
उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। ये किस पार्टी से हैं? ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं। पार्टी का नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बीजू जनता दल आप याद रखेंगे। इनके पिताजी का नाम था बीजू पटनायक, उन्हीं के नाम पर पार्टी बनी थी। यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर झीलें हैं, चिल्का झील, झीलों में चिल्का झील सबसे इंपॉर्टेंट है। अंशुपा झील भी यहाँ पर है। चिल्का झील के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है और चंदिका हाथी विहार यहाँ पर है। लोक नृत्य में अगर बात करें तो घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका ये सब प्रमुख लोक नृत्य होते हैं। कटक, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पारादीप ये प्रमुख तीर्थ स्थल और चर्चित स्थल है। यहाँ प्रमुख त्योहारों की अगर बात करें तो धानु यात्रा, बाली यात्रा वगैरह यहाँ पर मनाया जाता है। पूरी जगन्नाथ यात्रा भी यहीं से निकलती है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर धानु यात्रा महोत्सव शुरू हुआ है। राजकीय पशु है सांभर। भारतीय रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है और राजकीय पुष्प होता है अशोक। आगे, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला 20वां देश कौन बना? तो वो बन गया है क्रोएशिया। ये वही क्रोएशिया है जो अभी फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर आया था। ठीक है, तो इसने अभी यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, क्रोएशिया बिकम 20th कंट्री टू अडॉप्ट यूरो एज ए ऑफिशियल करेंसी। 20वां ये देश बन गया। यानी आज के टाइम पर 20 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी यूरो है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट में और आपको यहां पर समझाऊंगा। आपको आजकल के टाइम पर अगर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको एक और टर्म मिलेगा, यूरोजोन। क्रोएशिया यूरोजोन में भी शामिल हो गया है। यूरोजोन में शामिल होने वाला ये 20वां देश है। इसके अलावा एक और टर्म मिलेगा आपको, शेंगेन क्षेत्र या शेंगेन रीजन। ये शेंगेन रीजन में भी शामिल होने वाला 27वां देश बन गया है। ये शेंगेन रीजन क्या है? आप कुर्सी की पेटी बांधकर बैठिए, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल यूरो अब इसकी ऑफिशियल करेंसी होगी और ये भी एक शेंगेन एरिया होगा। ठीक है, 40 लाख की आबादी है लगभग इसकी। अब कुना मुद्रा इसकी हुआ करती थी, पुरानी मुद्रा भी पूछी जाती है। अब इसकी मुद्रा हो गई यूरो। समझते हैं ये शेंगेन रीजन और यूरोजोन होता क्या है। यहां पर आप मैप के जरिए समझिए। ये यूरोप का मैप है, दोनों ही, ये भी और ये भी, दो मैप हैं यूरोप के। एक में आपको ये जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है ना, जो जो देश दिख रहे हैं, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, ये जैसे स्वीडन है वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो लाइट ब्लू में है वो है यूरोजोन। यूरोजोन वो है जहां की करेंसी जो है यूरो है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे राइट साइड में तो जो डार्क ब्लू का एरिया दिख रहा है वो है शेंजेन रीजन। शेंजेन रीजन का क्या मतलब है कि यहां पर ये जो भी देश हैं ये आपस में एक देश से दूसरे देश में आ जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट से, बिना किसी मतलब कोई जांच पड़ताल के। इसे आप इस प्रकार से समझो कि जैसे आप इस देश में रहते हो, यहाँ पर खाना खाते हो, सुबह उठते हो मॉर्निंग में, उसके बाद जाते हो इस देश में आकर के ऑफिस का काम करते हो, यहाँ पर जॉब करते हो, उसके बाद कहीं घूमने फिरने निकल जाते हो, शाम तक यहाँ जाते हो, रात में फिर अपने घर आप वापस आ जाते हो। ऐसा प्रक्रिया किसी भी देश के साथ इनमें कर सकते हो। तो मतलब आपको बिना किसी पासपोर्ट के आना जाना अलाउ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार भी कर सकते हैं, कोई टैक्स वगैरह नहीं है। करेंसी भी एक ही है, यूरो ही सबकी करेंसी है। शेंजेन एरिया ये लोग ऐसा मानते हैं कि इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, सब अपने ही हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और देश आपको दिखेगा। ये जो देश है देखो, ये कलरफुल नहीं है। आपको पता होगा ब्रेग्जिट, मैंने आपको बताया था ब्रेग्जिट। ठीक है, अब आप जिन लोगों ने इसको सुना होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है ब्रिटेन। एक्चुअली में ब्रिटेन जो है ये एग्जिट हो गया था इससे, ब्रिटेन एग्जिट, इसीलिए ये ब्रेग्जिट कहा गया। तो ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, अलग हो गया था यूरोपियन यूनियन से। तो वो आज के टाइम पर ईयू का सदस्य नहीं है। उसका कहना ही यही था कि हम भैया ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं रॉयल फैमिली के, हम हैं रॉयल खानदान वाले, और अगर हमारे यहाँ आप आकर के फ्री में आते हो, फ्री में जाते हो, हमको कुछ नहीं देते हो, तो हमारे यहाँ तो सब कुछ महंगा महंगा है, और हम अगर आप लोग के यहाँ आते जाते हैं तो आप लोग के यहाँ सब कुछ सस्ता सस्ता है, तो हमारा तो ऐसे में लॉस होगा। अगर आप लोग आओगे तो हमारी रॉयल्टी यूज करोगे, हम लोग के यहाँ आओगे, अच्छी अच्छी चीजों का इस्तेमाल करोगे, जबकि हम जाएंगे तो आपके यहाँ उतनी अच्छी चीजें है नहीं। तो ये कह करके ब्रेग्जिट हो गया था। ठीक है, ब्रिटेन निकल लिया था। तो इसलिए आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है ब्रिटेन।
ये याद रखना। और ये है एमजेटी एजुकेशन का लोगो। भाई इतनी मेहनत से मैप बनाए हैं तो फिर लोगो तो अपना लगाएंगे ही। अगला, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद पेशेवरों के लिए R&D को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, आयुष मतलब समझ रहे हो ना, आयुष मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्धि और होम्योपैथी। इन सब को मिला करके इन सब की चिकित्साओं के लिए एक बनाया गया है मंत्रालय। और उस मंत्रालय के मंत्री कौन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी हाल ही में आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है स्मार्ट। क्या नाम है? स्मार्ट योजना। इस स्मार्ट प्रोग्राम के तहत देखो क्या होगा, पहले तो स्मार्ट का फुल फॉर्म जानो। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स। तो क्या होगा कि जो आयुर्वेद के जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आयुर्वेद के प्रोफेशनल जो आपको रास्ते में भी मिल जाते हैं, जो कैंप लगा करके बैठे रहते हैं, वो नहीं। जो अच्छे एक्चुअली में जो पढ़े लिखे हैं आयुर्वेदा से और उसके जो प्रोफेशनल हैं उनको और ज्यादा मौका दिया जाएगा और ज्यादा फंड किया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे वो और अच्छे से रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें, जड़ी बूटियां वगैरह बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। यहां पर भी फुल फॉर्म लिखा गया है, इसको आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 शुरू किया? तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं अभी जल्द ही, तो यहां पर 90% से ज्यादा मतदान हो सके इसके लिए मिशन 929 शुरू किया हुआ है। एक्चुअली में पिछली बार जब त्रिपुरा में चुनाव हुआ था तो वहां पर 89% के आसपास में हुआ था मतदान। तो फिर ऐसे कुछ सिलेक्टेड जो मतदान केंद्र हैं उनको चुना गया है और ये संख्या है 929। ठीक है, इसीलिए मिशन 929 लिखा गया है। तो 929 मतदान केंद्रों में कोशिश रहेगी इनकी कि 90% या उससे ज्यादा, 90 से 92% या उससे ज्यादा के लगभग में ये लोग वोटिंग वहां पर करवा सके। ठीक है, इन मतदान केंद्रों पर। तो ऐसे 929 मतदान केंद्र चुने गए हैं, इस वजह से मिशन 929 नाम दिया गया है, मिशन 929। चुनाव आयोग आया है, इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों आर्टिकल 324 में कहा गया है भारतीय संविधान के कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो कि बिल्कुल ही स्वायत्त रहेगा, स्वायत्त संस्था होगी। राजीव कुमार जी इसके वर्तमान में हैं मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण कुमार गोयल जी 2 चुनाव आयुक्त हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये पहले भारतीय चुनाव आयुक्त थे। पहले चुनाव आयुक्त ही हुआ करता था, केवल एक ही। आगे चल करके 1993 के बाद से 3 सदस्यीय कर दिया गया, तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा अगर आप देखोगे इंडिया के मैप में तो ये रहा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। यहाँ के सीएम है माणिक साहा, ये बीजेपी पार्टी से हैं और अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही कहें अगर, तो माणिक साहा बीजेपी पार्टी से यहाँ पर नए सीएम बनाए गए थे। और ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों की बात करें तो कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क में बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबारी नेशनल पार्क ये यहाँ पर है। गोरिया नृत्य, होजागिरी नृत्य, लेबांग नृत्य ये त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। त्रिपुरा में 8 जिले हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीटें यहां से जाती हैं और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। ठीक है, अच्छा, राज्य के पशु है फायरे का लंगूर और राज्य के पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर और राज्य के पुष्प है नागेश्वर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में खास करके पूर्वोत्तर राज्य ही दिए जाएंगे। या फिर आपको कुछ ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कहां पर आबादी ज्यादा है या घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। तो आप समझिएगा कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहीं पर विधानसभा में सीटें ज्यादा होंगी, वहीं से लोकसभा की सीटें भी ज्यादा जाएंगी और वहीं से राज्यसभा में भी सीटें जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप यूपी को ले सकते हो, हर मामले में टॉप पर है क्योंकि जनसंख्या ही ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको कॉमन सेंस का यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे,
चीन ने जिन गांग को अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है वह किस देश में चीन के राजदूत हैं? तो देखो चाइना जो है ना, ये कॉपी करने की आदत है इसकी। अब इसने एक और टर्म चला है कि चाइना के जो एक राजदूत हैं जो कि अमेरिका में हैं, कौन है? चिनगांग। चिनगांग को बना दिया है अपना नया विदेश मंत्री। किससे कॉपी करके? इंडिया से। आपको पता होना चाहिए एस जयशंकर साहब जो हैं ये पहले हुआ करते थे राजदूत, ठीक है, डिप्लोमेट थे, और अब इनको नियुक्त कर दिया गया है विदेश मंत्री। और आप देख रहे हो विदेश मंत्री के रूप में ये पूरा एकदम धूम मचाए ही हुए हैं। कैसे इन यूरोपियन वालों को या वेस्टर्न कंट्रीज को कैसे याद दिला दिए हैं उनकी नानी, क्योंकि वो व्यक्ति जो खुद विदेश सचिव रह चुका है, कई देशों में वो राजदूत रह चुका है, उस व्यक्ति को हर एक देश की कमजोरी, हर एक देश की मजबूती पता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कुछ होता है सारा कुछ पता हुआ है। तो इसके सामने, इस व्यक्ति के सामने अगर स्मार्ट बनेगा तो ये तो भाई उसी भाषा में जवाब देगा ही, क्योंकि इनको तो सब कुछ पता है। अमूमन नेता होते हैं, जो नेता लीडर होते हैं, उनको बना दिया जाता है तो उनको पता ही नहीं रहता है कुछ ज्यादा डिटेल, और उनकी इतिहास नहीं पढ़ा होता है दूसरे देशों का उतना अच्छे से, तो वो लोग कहते हैं बस हम कड़ी निंदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं वगैरह। और ये है, आप इनका बयान कोई सा भी उठा के देख लोगे, ये जो जिस भाषा में बोलता है उनको उसी भाषा में ये जवाब दे देते हैं। इन्हीं को देख करके अब सीख रहा है चाइना। चाइना ने क्या किया कि इसने भी अमेरिका को जवाब देने के लिए, क्योंकि अमेरिका की कमजोरियां पता होगी किसको, जो अमेरिका में इसका राजदूत है, तो इसको अपना नया विदेश मंत्री बना दिया है। आप अगर देख रहे होंगे कि ताइवान को लेकर के अमेरिका हमेशा चाइना को घेरे रहता है, और चाइना चाहता भी है कि अमेरिका को जवाब दिया जाए कुछ इस प्रकार से, जिसे डिप्लोमेटिक तरीके से भी उसे जवाब मिलता रहे हर एक मुद्दों पर। तो कहीं ना कहीं इंडिया से सीख करके ये काम कर रहा है। फिलहाल इंडिया चाइना के बारे में बात करें तो अभी तवांग वाले एरिया में, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में अभी झड़प हुई थी कुछ दिन पहले ही। फिलहाल जो अभी के वहां के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, इनको और प्रमोट किया गया है और इनको राजनीतिक ब्यूरो में और टॉप डिप्लोमेट के रूप में रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया हुआ है। यहां पर आप देख पाओगे, द प्रिंट का आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष वर्थ रेज 101 करोड़, 101 करोड़ का है, विल बी सेटअप फॉर डिस्ट्रीट्यूट। देखो ये क्या है ना, ये बहुत अच्छी योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की। इन्होंने ये कहा है कि कोई भी मंत्री और कांग्रेस का विधायक अपना पहला वेतन जो होगा ये कोष को दान करेगा, अपनी फर्स्ट सैलरी इस कोष में देगा, और इस कोष का यूज किया जाएगा जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उनकी हायर एजुकेशन और उनकी रहन सहन की सुविधा को प्रदान करने के लिए। क्लियर? अब हिमाचल प्रदेश आया है, हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी दोस्तों चुनाव हुआ था, तो वहां पर नए सीएम बने थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनका नाम याद रखना है, कांग्रेस पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला और शिमला होती है। हिमाचल प्रदेश आपको मैप में यहां पर दिख जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जो गवर्नर होता है वही सीएम को शपथ दिलाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो परासर झील है, रेणुका झील है, इसके अलावा चंद्रताल और सूरज ताल भी है। चंद्रताल और सूरज ताल भी है, ठीक है, सूरज ताल। मैंने आपको बताया है कि ताल में 3 ताल आपको ध्यान रखना है, बाकी ताल जाएगा उत्तराखंड में। 3 ताल कौन कौन सा? एक चंद्रताल, एक सूरज ताल और एक भोजताल। भोजताल है भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। और यहां पर आप याद रखेंगे बाकी के जितने ताल हैं वो झीलें उत्तराखंड में हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और पिन वैली। पिन वैली तो बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। लोक नृत्य में नाटी, कटकी, घुघटी ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन और राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले अपनी ये पुस्तक है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से और अमेजन पर आपको मिल जाएगी। अगला, भारत ने 2022 में कॉफी के निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो दोस्तों 2022 में कॉफी के निर्यात में भारत लगभग 2% की बढ़ोतरी कर चुका है। एक्चुअली में एक्चुअल डाटा है 1.66% की ग्रोथ किया हुआ है भारत। यहां पर आप देख पाओगे कॉफी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अप बाय नियरली 2% टू 4 लाख टन इन 2022। 2% के आसपास में बढ़ करके 4 लाख से ज्यादा टन का भारत एक्सपोर्ट अपना कर लिया है कॉफी का।
यानी भारत कॉफी निर्यात में भी काफी अच्छा कर रहा है। अभी देखो ये पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट करके बताया हुआ था कि इंडिया जो है ये कॉफी के एक्सपोर्ट करने के मामले में 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले में आज के टाइम पर लगभग 2 गुना हो गया है। ठीक है ना, 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल सितंबर वाले में। तो ये पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके बताया था, ये इमेज ट्वीट करके शेयर करी थी जो मैंने दिखाया आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो एशिया का तीसरा आज के टाइम पर भारत कॉफी का उत्पादक और निर्यातक है, सबसे बड़ा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा। और अगर दुनिया में बात किया जाए तो कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है उत्पादन, उसके बाद वियतनाम में, फिर कोलंबिया में होता है। इसको कैसे पता, यहां से आप देखिए, ब्राजील में 63.4 मिलियन टन का उत्पादन होता है, उसके बाद वियतनाम है 29.0 मिलियन का, फिर कोलंबिया है, फिर वगैरह वगैरह है सब तेज। इंडिया देखो 5.7 मिलियन टन का आसपास यहाँ पर रखा गया है इसको। तो ये कॉफी के प्रोड्यूसिंग और उनके एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज की लिस्ट है। क्लियर, बिल्कुल। देखो इतना डाटा आपके लिए इकट्ठा करके लाता हूं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिला करे। वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दो, अपने सभी दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दिया करो। ठीक है, और मैं तो कहता हूं दोस्त ही नहीं, अपने घर वालों को भी दिखाओ। जो इधर उधर का झूठा फालतू का न्यूज देखते हैं, उनसे अच्छा आप उनको बताओ कि भैया दिन भर की टॉप 10 न्यूज देखो, जो जानकारी वाली है, जो कि जरूरी है एक्चुअल में, जहां पर योजनाएं बताई जाती हैं, जहां पर जो बड़े प्रमुख मुद्दे हैं विश्व के वो बताए जाते हैं, उन वीडियोस को देखो। फालतू में कौन किसका मर्डर किया, कहां पर चोरी हुई, कहां पर डकैती हुई, इसको देखने का क्या मतलब, उसको वन लाइनर के रूप में रखो, यहां पर डिटेल वाला देखो। ठीक है, तो शेयर किया करो सभी फैमिली मेंबर के पास भी। ठीक है, चलो, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुपात में सुनाए गए फैसले ने 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया। देखो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 5 जजों की बैठी थी बेंच, डिसीजन लेना था उसको, जो कि नोटबंदी जो हुई थी 2016 में, 8 नवंबर 2016 को, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे और बोले थे भाइयों एवं बहनों, तो उस टाइम पर उस नोटबंदी को कितना, क्या उससे इफेक्ट पड़ा, क्या वो सही था डिसीजन सरकार का, उन पर अब जाकर के फैसला आया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। तो इसमें दोस्तों 4:1 के रेशियो में फैसला आया हुआ है, यानी 4 जज जो हैं वो, उनका कहना है कि ये नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन सही था, वैलिड था, जरूरी था, और एक जज जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं, और वो जज हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। नाम तो आपको याद आ रहा होगा, सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि जस्टिस बीवी नागरत्ना बनने वाली हैं 2027 में भारत की फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 2027 में वो बनेंगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये न्यायाधीश हैं और इस बेंच में ये भी शामिल थी, और इन्होंने डिसएग्री किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 58 याचिकाएं खारिज की गई, चुनौती देने वाली, जो कि नोटबंदी को चुनौती दे रही थी, और अब सुप्रीम कोर्ट का 4:1 के बहुमत में नोटबंदी पर फैसला आया हुआ है। 5 जजेस की जो बेंच थी, उनमें 5 जज कौन कौन से थे? जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन और जस्टिस BV नागरत्ना। नागरत्ना जी जो हैं, इन्होंने इस फैसले को अवैध करार दिया है, बाकी चारों ने वैध करार दिया है। ठीक है, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर किए गए थे। क्लियर, ये आतंकवाद, टेरर फंडिंग और जो फेक करेंसी होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को देखते हुए किया गया था सरकार के द्वारा फैसला। ये ऐसा सरकार का कहना था, ऐसा सरकार का तर्क था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा समूह के पूर्व निदेशक RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो RK कृष्ण कुमार टाटा सन्स के ये फार्मर डायरेक्टर रह चुके थे। इनको इनके योगदान के लिए टाटा कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक ये ले गए थे, उसके बाद फिर आगे चल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल रहे। तो इनका जो योगदान रहा हो उसको देखते हुए इनको भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री ये मिला था, इससे सम्मानित किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, मुंबई में इनका निधन हुआ है। ये थे RK कृष्ण कुमार, ये टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर में शामिल थे। ठीक है, तो फिलहाल ये तो रहे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। देखो कल की वीडियो ना थोड़ा सा लंबी हो गई थी, 27-28 मिनट पर जा रही थी, तो उस वीडियो को थोड़ा सा कंप्रेस करने के लिए, जिससे क्योंकि टाइमिंग ना बढ़ने पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो टाइम बढ़ जाता है तो देखते हैं नहीं है, वो बस
टाइम देख लेते हैं कि इतना लंबी वीडियो तो नहीं प्ले करते हैं। इसके लिए वीडियो को लास्ट में थोड़ा सा मैंने स्पीड 1.5x पर कर दिया था और इसकी वजह से आवाज में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी लास्ट में। फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है और आप लोग का प्यार और भरपूर सपोर्ट भी मिला कल की वीडियो में। हालांकि कुछ लोग परेशान भी रहे इसको लेकर के। चलो, तो डेक्सा टेस्ट कल मैंने आपसे पूछा था हड्डियों की जांच के लिए, अब ये बीसीसीआई ने अनिवार्य कर दिया है। खिलाड़ियों की हड्डियों की पहले भी जांच की जाएगी। ठीक है। सुधाकर दल्ला भूटान में भारत के राजदूत हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आज भी मैं उम्मीद करूंगा आप लोग ऐसे ही आंसर करोगे। आज 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ होने जा रहा है। दूसरा, अब तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता हुआ है। तो दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, साथ ही साथ जाकर के इसकी पीडीएफ और क्विज भी प्राप्त करनी है। डेली पीडीएफ आपको भेजी जाती है डिटेल वाली। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दिया मैंने पीडीएफ में, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और रात में सोने से पहले एक बार रीडिंग जरूर लगा लिया करो, तभी मजा आएगा। तब फिर कभी नहीं भूलोगे करंट अफेयर। ठीक है। इसके अलावा आप क्विज भी सॉल्व कर लेंगे अगर, तो और भी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको 1 लाइनर पीडीएफ मिलेगी। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।